हेलो बच्चों, मेरा नाम शिवम गर्ग है और ड्रीम एजुकेशन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं शुरू करने वाला हूं क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक साइंस की जो है। इसमें आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंबाइंड है, जिसमें फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं आपका स्टार्ट करने वाला हूं। और बाकी आपके सीबीएसई बोर्ड से जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है लाइक मैथमेटिक्स या साइंस या और भी जितनी भी हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th में सबकी सीरीज बनाने वाला हूं। तो आपका कोई जानने वाला भाई या कोई बहन या कोई फ्रेंड किसी और क्लास में, तो आप उसको वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 10th में, तो आप प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है चार्ज। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी तो हम डे टू डे अपनी लाइफ में देखते रहते हैं। हम देखते हैं पंखा चल रहा है, लाइट जल रही है, मोबाइल चार्ज हो रहा है, सब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो पा रहा है। तो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल भी समझेंगे और आपके बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, सॉरी जितने भी टॉपिक्स हैं उनके थ्रू भी समझेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले टॉपिक आता है चार्ज। चार्ज क्या होता है? देखिए, जितना भी कोई करंट फ्लो हो रहा है या कुछ भी चीज हो रही है किसी भी वायर में, वो एक्चुअल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो रही है। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो हो रहे हैं, जो हमें एज ए करंट दिखाई देता है कि भी करंट आ गया तारों में। तो हम कहेंगे चार्ज इज नथिंग बट इट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन ए वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन ए वायर। और एरिया, किसी भी एरिया में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसी वायर में फ्लो हो रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे चार्ज। ठीक, ये बिल्कुल सिंपल सा एक डेफिनेशन मैंने लिखी है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे किसी वायर में, वो है चार्ज। तो देखो, इसका फॉर्मूला भी इसी से बनता है, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, Q इज इक्वल टू Ne। अब एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो आप याद कर लीजिएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब आप कहोगे सर ये कूलाम क्या है? कूलाम एक यूनिट है, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है। आप कहते हो कि मैं आज 2 मीटर दौड़ के आया हूं या 15 मीटर दौड़ के आया हूं या 500 मीटर दौड़ के आया हूं, तो आप मीटर में बोलोगे। या आपने 5 किलो दूध लिया तो आप किलो में बोलोगे। मेरे को पढ़ते पढ़ते 1 घंटे हो गए तो आप घंटे होकर मैं बोल रहा हूं। तो ऐसी यूनिट होती है कि कितना चार्ज, आप कहोगे इतना चार्ज, इतने कूलाम चार्ज। ठीक है, ओके। तो अब देखो, इस पे बेसिक छोटा सा न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन है, अगर मान लो मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं सारे न्यूमेरिकल, आपको एनसीईआरटी में आप देखेंगे एग्जांपल्स के तौर में दिए हुए हैं और उनसे आप मैच कर लीजिएगा। आपको बड़े सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं, आपको क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है 500 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन अ वायर, फाइंड द चार्ज। सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन ही दिया हुआ है, आपको चार्ज फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं कितने, 500 इलेक्ट्रॉन है, तो आप लिखोगे n की वैल्यू दे रखी है 500। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहां से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो चार्ज की। चार्ज ही तो Q होता है, Q इज इक्वल टू Ne, यानी इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है ये 500 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो आप यहां पे कर सकते हो, पॉइंट हटाओ और जीरो काट दो, 16 पंजे 80 यानी 800 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 10⁻⁻17, क्योंकि देखो 2 जीरो है यानी 10 की पावर 2 है और 19 में से 2 गए 17, तो ये आ गया 10⁻9। तो यानी वो एग्जामिनर क्या कर सकता है, मैक्स टू मैक्स आपको डिजिट चेंज करके दे देगा, या वो आपको कभी क्यू की वैल्यू दे देगा तो एन पूछ लेगा, तो आपको डिवाइड कर देना है। समझ रहे हो? वो आपको क्यू की ये वैल्यू दे देता और कह देता एन बताओ, तो आप कैसे करते? तो आप करते वहां पे n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। देखो ई नीचे चला गया, तो आप ई से डिवाइड कर देते, वहां से क्यू की वैल्यू निकाल दे, सॉरी एन की वैल्यू निकाल देते। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स बताऊंगा जिन्हें आपको पता होना चाहिए। वो यूनिट्स मैं आपको ब्लू पेन से लिख देता हूं। देखो यूनिट्स क्या क्या है। एक मिली, अगर मान लो एम्पियर दिया हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा एम्पियर क्या है। तो मिली का मतलब है 10⁻³ एम्पियर दिया हुआ है, या फिर कूलाम भी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, कोई भी यूनिट अगर मिली में दी हुई है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई आप कर देना। ठीक, ये होता है माइक्रो। माइक्रो जो होता है मिली से भी छोटा होता है। अगर माइक्रो दिया हुआ है तो आप 10⁻⁶ कर सकते हो।
अगर नैनो दिया हुआ है, ये नैनो है, ये 1 है 1, तो आप 10 टू द पावर माइनस 9 कर सकते हो। अगर पिको दिया हुआ है तो आप 10 टू द पावर माइनस 12 कर सकते हो। ये आपके काम में आने वाली चीजें हैं। हम इसके ऊपर भी पढ़ते हैं, अगर कहीं पे किलो दिया हुआ है तो हम 10 टू द पावर प्लस 3 कर देते हैं। ठीक है, ये आगे की चीजें हैं, बट फिलहाल आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा या वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। दूसरी लैंग्वेज पे चलते हैं, सॉरी दूसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो दूसरा टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है चार्ज के बाद करंट। ठीक, अब आपने सुना भी होगा अपनी लाइफ में भी उसे करंट लग गया, तो करंट का मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो गए हैं किसी टाइम के दौरान। ठीक है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि करंट है क्या। करंट होता है एक्चुअल में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो। आप कहोगे चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर इन अ यूनिट टाइम। यूनिट का मतलब होता है आप अगर टी की वैल्यू 1 ले लो तो क्यू इजिकल टू आई हो जाएगा। तो यूनिट का मतलब 1 होता है, तो जितना चार्ज फ्लो होगा वही करंट होगा किसी टाइम में। ठीक है, चलो डेफिनेशन भी हो गई है, फॉर्मूला भी हो गया है। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है एम्पियर, जो मैंने वहां ए लिखा हुआ है ना, इसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यानी कितना चार्ज फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में हो रहा है वो होता है हमारा करंट। अब देखो इस पे बेस में एक न्यूमेरिकल दे देता हूं। पहले न्यूमेरिकल से पहले इसका फॉर्मूला तो आपको लिख दिया मैंने, हाँ न्यूमेरिकल दे देता हूं। क्वेश्चन है, इस बार एन की वैल्यू दी है मान लो 1000, ठीक है, और टी की वैल्यू दी है माना 10 सेकंड, यानी कि 1000 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसी वायर में 10 सेकंड के लिए हो रहे हैं। तो बताओ करंट कितना फ्लो होगा। आप क्वेश्चन समझ गए। 1000 इलेक्ट्रॉन्स यानी 1000 इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन ए वायर फॉर 10 सेकंड्स, देन व्हाट विल बी द करंट। यानी आपसे आई की वैल्यू पूछी गई है। आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन टी। Q का फॉर्मूला क्या बताया था, N इंटू ई। एन की वैल्यू रख दो 10 टू द पावर प्लस 3, और यहां ई की वैल्यू आपको पता ही होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम। टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू 10 सेकंड दे रखी है, रख दिया। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो भाई आपको सॉल्व करना आना चाहिए। इसको देखो आप लिख सकते हो 1.6 को तो मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब 10 टू द पावर माइनस में देखना कितने आएंगे। ये 10 डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब 10 की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, -19 पहले से था तो कितना हो जाएगा -20। ठीक है, और प्लस 3 ये रहा तो कितना हो जाएगा, 20 में से 3 गए 17, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 एम्पियर। ठीक है, एक दूसरा न्यूमेरिकल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी क्योंकि ये 2 था। इसमें मैं कहता हूं करंट फ्लो हो रहा है आपका 300 मिली एम्पियर, ठीक, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके 1000 ही। तो बताओ कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा होगा करंट, आप वो निकाल सकते हो। आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आई। टी इधर चला गया, आई नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो क्यू की वैल्यू आप रख दोगे एन ई, आई की जगह आई, एन की जगह रखोगे 1000 एंड 10 टू द पावर 3, ई की जगह अगेन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब आई देखना, आई दिया हुआ है आपको 300 मिली एम्पियर, तो मैंने बताया था मिली को आप हटा दोगे, कैसे हटाओगे, 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, बस अब आपको इसे सॉल्व करना है, कर लीजिएगा। 1.6 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर, देखो ये 2 है, आप समझना क्या है, ये कुछ इस तरीके से पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 19 में से 3 गए -16। अब नीचे वाले पास आते हैं, क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -1, ये 10 टू द पावर 2 है, 3 में से 2 गया 1। अब ये देखना कितना हो जाएगा, 3 पंजे 15, एक बचा 3 3 9, कुछ इस तरीके से आएगा इंटू 10 टू द पावर -15, ये हो जाएगा आपका सेकंड में। इतने सेकंड का टाइम आपको लगेगा। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं। जो चीज समझ में आए कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर लिखिएगा कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, मैं उसके लिए अलग से वीडियो शॉर्ट बना दूंगा। ठीक, वैसे मैंने बड़े आसान तरीके से समझाया। करंट का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी, उस पर बेस मैंने आपको 2 आसान से न्यूमेरिकल दिए। एक बार तो आपसे आई निकलवा दिया नहीं करंट, और एक बार करंट दे रखा है तो कैसे करेंगे।
है वही फॉर्मूले को ऐसे मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तीसरा टॉपिक है आपके में वो है पोटेंशियल। क्या है? पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं। पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है कितनी कैपेसिटी है। जैसे मैं कह रहा हूं आपके अंदर कितना पोटेंशियल है कि आप पूरी बुक को कितने टाइम में कर सकते हैं। तो पोटेंशियल का मतलब कितनी कैपेसिटी है, तो इसका मतलब कितना काम आप कर पा रहे हैं। समझ गए? तो एक चार्ज को फ्लो कराने में, मतलब एक यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में कितना काम आपको करना पड़ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो आप इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेना। टू ब्रिंग द चार्ज, यानी चार्ज को किसी दूर से ला रहे हो आप, इंफिनिटी से ला रहे हो मान लो। टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करानी है। वर्क डन, जो भी काम आपको करना पड़ेगा, इज नोन एज पोटेंशियल। या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, पोटेंशियल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टू फ्लो वन यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जितना भी काम करना पड़ता है, वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल। ठीक है? दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, डेफिनेशन नंबर 1, डेफिनेशन नंबर 2। आप कोई भी लिख के आ सकते हो, मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है सर, देखो इसे वी से डिनोट करते हैं। वी कितना काम करना पड़ रहा है एक यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में। देखो डेफिनेशन उन्हीं से बन रही है और डेफिनेशन से फॉर्मूला बन रहा है। कितना काम करना पड़ रहा है, यानी वर्क कितना करना पड़ रहा है एक यूनिट चार्ज यानी क्यू को फ्लो कराने में, तो डी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट होती है इसकी वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ठीक है? कहीं अगर जूल पर कुलाम लिखे आने लगे तो घबराना मत, क्योंकि देखो डब्ल्यू की वैल्यू होती है जूल और क्यू की वैल्यू होती है कुलाम, तो घबराना नहीं है। इस जूल पर कुलाम को ही वोल्ट बोलते हैं, ऐसा यूनिट है। ठीक है? अब वो कहीं पे पोटेंशियल की जगह पोटेंशियल डिफरेंस बोलने लगे आपसे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब, देखो डिफरेंस का मतलब दो पॉइंटों के अंदर डिफरेंस लिख लीजिएगा, अगली हेडिंग डालेगा पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के न्यूमेरिकल साथ साथ करा दूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है पोटेंशियल का डिफरेंस। कितनी सिंपल सी है, मान लो दो पॉइंट है, ये वायर है, इसके दो पॉइंट हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। इस पे पोटेंशियल की वैल्यू वी ए, कुछ भी हो सकते हैं 10 वोल्ट 20 वोल्ट। इस पे पोटेंशियल की वैल्यू वी बी। तो दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप कहोगे सर इसकी बताने की जरूरत क्या थी, वोल्ट बता दो तो इतना काफी था, बट मैं आपको बताता हूं ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मैं आपसे कहता हूं, कोई मेज है, उस मेज पे मैं पानी घेरता हूं, तो क्या यहां पे फ्लो हो जाएगा अगर वो बिल्कुल प्लेन मेज है? नहीं, यानी कि कुछ ना कुछ ढलाव होना जरूरी है। पानी के फ्लो होने के लिए कुछ ढलाव होना जरूरी है। अगर हम जमीन पे पानी भी घेर दें, अगर ढलाव ना हो तो पानी वहीं रुका रहेगा, जैसे तालाब में होता है। समझ गए? लेकिन नदियों में ढलाव होता है, वो अपना रास्ता बनाती है इसलिए जाती है, ढलाव पे आके समुद्र में गिर जाती है। तो पानी के फ्लो के होने के लिए हाइट का डिफरेंस होना जरूरी होता है। सेम करंट के फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना जरूरी है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो पा रहा है, वरना करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। आप ये समझने की कोशिश करिएगा, अगर मान लो 20 वोल्ट यहां पे है और 10 वोल्ट यहां पे है, तो जैसे पानी क्या होता है, हाई हाइट से लो हाइट की तरफ फ्लो होता है। मान लो ये हाइट हाई है, ये लो है, तो ऐसे फ्लो होगा। तो यहां से करंट कैसे फ्लो होगा, ए टू बी या बी टू ए, ज्यादा से कम की तरफ, यानी ए टू बी, यानी करंट की डायरेक्शन ये होगी, इधर से इधर, ए टू। ये कुछ कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि सर्किट में अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस में आप कह सकते हो द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या लिखोगे डेफिनेशन में? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। आगे बढ़े, चलो इसको मैं हटा रहा हूं। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद आपको समझना पड़ेगा एक वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का क्या मतलब है?
रेजिस्टेंस का बिल्कुल सिंपल मतलब है ऑब्स्टेकल। अभी भी नहीं समझ? बिल्कुल सिंपल मतलब है बाधा। नहीं आ रही? रुकावट। जैसे कि मान लो आप भाग रहे हो और कोई आपको एकदम से पकड़ ले, तो उसने आपके भागने के जो पाथ है ना उसमें रुकावट पैदा करी है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। या कोई पानी फ्लो होता हुआ आ रहा है और आपने ऐसे करके कुछ गत्ता अड़ा दिया या कुछ अड़ा दिया, कोई ऑब्जेक्ट रास्ते में रख दी पाथ में, तो वो पानी के फ्लो में आपने कुछ ऑब्स्टेकल लगा दिया, कुछ रुकावट कर दी, कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, टू क्रिएट ऑब्स्टेकल। ठीक है, ऑब्स्टेकल याद ना हो तो लिख देना टू क्रिएट कंट्रोल। यानी आपके हाथ में एक ऐसा कंट्रोल है जिसके वजह से आप फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, ज्यादा करना है या कम करना है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट। वी यूज रेजिस्टेंस। क्या यूज करते हैं? वी यूज रेजिस्टेंस। ठीक है, हम रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। इसके आगे एक वर्ड आएगा रेजिस्टिविटी, तो वो एक उसकी प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बात तो है कि रुकावट पैदा करना रेजिस्टिविटी, रुकावट पैदा करने वाला रेजिस्टेंस। तो हम पढ़ेंगे उसको बाद में, फिलहाल रेजिस्टेंस को समझते हैं। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसकी जो यूनिट, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब आते हैं यूनिट पे। फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, एक लॉ बताऊंगा, उसके थ्रू बताऊंगा। इसकी यूनिट होती है ओम, OHM, ओम। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे। ठीक है, चलो मैं आपको एक लॉ बताने वाला हूं जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लॉ है और आपको लाइफ टाइम आपके काम में आने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत टिपिकल से टिपिकल सर्किट भी सॉल्व कर पाओगे। इस लॉ का नाम है ओम्स लॉ। चलो मैं सारा हटा देता हूं क्योंकि ओम्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आई थिंक आपने इसे उतार लिया होगा। तो अब टॉपिक डालना ओम्स लॉ। ओम भैया जो थे, इनका कहना था कि पोटेंशियल, किसी भी सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसे आप पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहा है। कब होगा? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्या होता है? V, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। यानी जितना आप I बढ़ाओगे करंट किसी में भी, पोटेंशियल उतना बढ़ जाएगा, या इसका वाइस वर्सा। जितना आप पोटेंशियल बढ़ाओगे उतना I बढ़ जाएगा। यानी दोनों लीनियर है। मान लो पोटेंशियल 10 वोल्ट है और करंट 10 एम्पियर है। अगर मैं पोटेंशियल को 10 से 20 वोल्ट कर देता हूं तो करंट भी 10 से 20 एम्पियर हो जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन का मतलब क्या होता है ये समझना आप। प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है अगर V 5 है और I मान लो 50 कुछ भी 20 है, अगर V को मैं दुगना कर रहा हूं 10, तो I भी दुगना हो जाएगा, 20 से 40। और V को अगर मैं आधा कर रहा हूं यानी 2.5, तो I भी आधा हो जाएगा, 20 से 10। आधा किसका करा है? इसका। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का मतलब है जितना बढ़ रहा है पहली चीज दूसरी भी उतनी बढ़ेगी, और जिस रेशियो में वो घट रहा है दूसरी चीज भी उतनी घटेगी। तो देखो इसको आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन ओम्स लॉ, अगर वो सिर्फ एक या 2 नंबर का आता है, 1 नंबर का आता है तो आप सिर्फ डेफिनेशन लिख दोगे, फॉर्मूला लिखकर छोड़ दोगे। अगर 2 नंबर का आता है तो आप बता दोगे कि प्रोपोर्शनल कैसे है, इसकी यूनिट ये होती है, ओम्स लॉ वगैरह थोड़ा सा अच्छे से लिख देना। अगर मान लो ज्यादा का ज्यादा 3 या 4, तो आप कैसे बढ़ाते हैं मतलब आंसर को, वो मैं आपको बताता हूं। तो आप ग्राफ जरूर बनाना। इधर आता है V यानी पोटेंशियल, इधर आता है I यानी करंट। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ेगा, या इसका वाइस वर्सा। अब देखना, करंट अगर 1 यूनिट है तो पोटेंशियल भी 1 ही है। करंट अगर 2 हो गया, पोटेंशियल भी 2 हो गया। करंट 3 गुना हो गया, पोटेंशियल भी 3 गुना हो गया। यानी इन पॉइंटों को अगर मैं मिलाऊं, ये देखो पॉइंट, ऐसे एक पॉइंट यहां पे बैठेगा, ऐसे एक पॉइंट 3 वाला यहां पे बैठेगा। इन पॉइंटों को अगर मैं मिलाऊं तो एक लाइन बन जाएगी ऐसे करके। ये सीधी लाइन है, थोड़ा मेरे से सीधी नहीं बन पाई, आप सीधी बना लेना। समझ गए आई थिंक आप, है ना? एक लाइन बन जाएगी। आप यानी कि लिख सकते हो, आप लिखोगे ग्राफ बिटवीन, पोटेंशियली लिख लेना,
पोटेंशियल एंड करंट इज लीनियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको लिखते ही आपके एग्जामिनर की आंखें खोल देगी कि भाई ये बंदा आया कहां से है, इतनी सारी चीजें कैसे जानता है, ग्राफ भी बना रहा है, फॉर्मूला भी बता रहा है, यूनिट भी बता रहा है, डेफिनेशन भी बता रहा है। और तो और आप इसे और भी डिफाइन कर सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे करके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका ओम्स लॉ है। तो ओम्स लॉ को देखो आगे कैसे खोलोगे, जब हम कोई भी साइन हटाते हैं ना तो एक कांस्टेंट आ जाता है, वो कांस्टेंट है आर, जो हम पहले पढ़ते थे, मतलब पहले हमने पढ़ा इससे पहले, रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ, V जो है वो करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लीकेशन होता है। अब देखना, तो यहां से I और R मल्टीप्लाई में, इसका मतलब I और R एक दूसरे के उल्टे हैं। क्या बोल दिया मैंने, सुनना, V इक्वल टू आई आर में आप ऐसे नहीं लिख सकते क्या, I इक्वल टू V अपॉन R, आपका वैसा लिख सकते हैं। तो देखिएगा इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप अपने सर्किट में जैसी रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, यानी रुकावट जितना बढ़ाएंगे करंट कम हो जाएगा। सिंपल सी चीज है, आप जितना रुकावट बढ़ाओगे करंट का फ्लो कम हो जाएगा ना, और आप रुकावट हटा दोगे या घटा दोगे करंट उतना ही बढ़ जाएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है घटाने से बढ़ाना, बढ़ाने से घटाना। ठीक, तो अब आप इसे अपनी डेली लाइफ से समझते हैं। मान लो आपके घर में सर्किट्स बने हुए हैं, उस सर्किट में रेगुलेटर भी होता है, वो रेगुलेटर कुछ नहीं रेजिस्टेंस ही होता है। जब आपको पंखे की स्पीड घटानी होती है तो आप रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हो। आप क्या करते हो, 4 से 3 पे ले आते हो, इसका मतलब आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। नहीं सॉरी, आपने क्या करा, 4 से 3 पे लाए तो आपने रेजिस्टेंस कम कर दिया। रेजिस्टेंस कम कर दिया तो क्या वो, देखो आप ध्यान से समझना, ऐसे बने होते 0 1 2 3 4, ऐसे है, 0 तो ऑफ ही है। आपने क्या करा, 0 से 1 पे ले आए तो करंट का फ्लो बढ़ गया, पंखा तेज घूमने लगा, इसका मतलब आपने रेजिस्टेंस को कम करा है। ये फ्लो है, ये फ्लो है, ये जो होता है ये फ्लो होता है। 1 से 2 बढ़ाना यानी करंट बढ़ा दो, यानी कि स्पीड बढ़ा दो। आप कहते हो ना पंखे की स्पीड बढ़ा दो, तो वो यही है कि 0 से 1 हुआ, पंखे की स्पीड बढ़ गई, यानी फ्लो बढ़ गया, यानी रेजिस्टेंस कम हो गया। तो जब आप 4 से 3 पे लाते हो तो इसका मतलब आपने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया। अब रेजिस्टेंस को बढ़ा देनी, फ्लो कम कर दिया, तभी तो पंखा धीरे धीरे घूमना स्टार्ट कर देता है। ऐसे 3 से 2 पे लाओगे और कम घूमेगा। तो आप ये एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो, पर ज्यादा नंबर का आता है वो, क्योंकि देखो पंखे का स्पीड जो है हम कंट्रोल करते हैं उसके फ्लो से, और फ्लो कैसे कंट्रोल करते हैं, रेजिस्टेंस से। तो अल्टीमेटली रेजिस्टेंस काम आ गया। ठीक है, चलो ये आपने उतार लिया होगा, आई थिंक आप समझ भी रहे होंगे। आगे चलते हैं। आगे अब आपका 2 टॉपिक छोटे से हैं जिनका नाम है, पहले पढ़ो आप रेजिस्टिविटी। मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस से आती रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को हम रो से करते हैं, रो। ठीक, इसका क्या मतलब होता है, देखो आर जो है रेजिस्टेंस, वो एल के तो प्रोपोर्शनल है और ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये क्या बोल दिया सर आपने, समझाता हूं। आप खुद बताइए, जितना ज्यादा लंबा वायर होगा रुकावट उतनी ज्यादा नहीं होने वाली। जैसे जितनी ज्यादा लंबी दौड़ होगी, जितने ज्यादा डिस्टेंस की दौड़ होगी, रुकावटें इतनी नहीं आएंगी। मैं आपसे कह लूंगा यहां से यहां तक दौड़ के दिखाओ, क्या रुकावट आएगी, कुछ भी नहीं। मैं आपसे कह लूंगा आप यहां से बैंगलोर जाओ, दिल्ली जाओ, कैसे होगी, रुकावट ज्यादा होगी। तो जितनी ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतनी रुकावट यानी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। लेकिन अगर एरिया, एरिया कौन सा है, देखो आप एरिया देखिएगा, वायर इस तरीके से होता है कुछ, ये वायर होता है ना। अब आप ध्यान से देखिएगा, वायर अगर कुछ इस तरीके से होता है तो इसका जो एरिया इस साइड का होता है ना, इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ऐसे लिखते हैं। तो यानी ये तार की मोटाई को बताता है, जितना तार मोटा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इसलिए आपने देखा होंगे जो 11,000 की वोल्ट की लाइनें होती है ना, जो लगी होती है आपके मतलब एरिया में लगी होंगी, आपने देखा होगा, वो उनमें तार बहुत मोटे मोटे होते हैं। अगर आप सोचो आपके घरों में या बैटरियों में तार होते हैं बहुत पतले पतले होते हैं, अगर वो पतले तार 11,000 की वोल्ट की लाइन में लगा दी जाए तो फूक जाएगा। क्यों फूक जाएगा, क्योंकि एरिया कम हो जाएगा। ये एरिया मोटाई तो है, आप जितनी मोटाई कम रखोगे रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा, नहीं फ्लो ही नहीं हो पाएगा, फूक जाएगा। तो फ्लो कराने के लिए आपको मोटाई ज्यादा ज्यादा रखनी होती है, लेंथ कम से कम रखनी होती है। लेंथ कम से कम करने का मतलब है आप छोटी छोटी दूरी पर ऐसे बना देते हो, आपने देखे होंगे ये ऐसे, तो इसका मतलब लेंथ यहां से यहां तक गिनी जाएगी। ठीक है, तो वो हम सपोर्ट के लिए लगाते हैं वैसे, लेकिन आप समझना कि लेंथ हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, इससे रेजिस्टेंस कम हो। तो अब देखो मैं दोनों को मिला रहा हूं, आर इज इक्वल आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, कह सकता हूं एल ऊपर है ए नीचे है, और जब प्रोपोर्शनलिटी रहेगा तो यहां पर रो आ जाएगा जो कि रेजिस्टिविटी। ये कुछ नहीं है, ये क्या है, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का मतलब है कितनी रुकावट आ रही है,
किसको कंसीडर करते हुए? लेंथ और एरिया। अब आप पूछोगे सर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है? भैया हमने रेजिस्टेंस में डेफिनेशन पढ़ते टाइम सिर्फ रुकावट की बात करी थी। ये रेजिस्टेंस कौन है जो कंट्रोल कर रहा है, और रेजिस्टिविटी का एक प्रॉपर्टी है जो किस पे डिपेंड कर रही है? लेंथ पे भी, एरिया पे भी। ठीक, चलो, यानी कि जो रेजिस्टेंस है ये हमारे लेंथ और एरिया दोनों पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टिविटी जो होती है किसी भी पर्टिकुलर वायर की वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब अगर आज कुछ है वैल्यू तो ऐसे नहीं है वो 5 साल बाद उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी में आप जानिएगा कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, वो जस्ट रेजिस्टिविटी का उल्टा है। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रोकना, रुकावट लाना, और कंडक्टिविटी का मतलब है फ्लो होने देना। तो कोई भी वायर है अगर वो अपने आप में करंट को फ्लो होने दे रहा है इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी अच्छी है। ठीक है, अगर वो नहीं होने दे रहा तो वो कंडक्टिविटी बेकार है। तो देखो आपने सुना होगा मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं उनमें कंडक्टिविटी अच्छी होती है, कंडक्टिविटी गुड, और जितने भी नॉन मेटल होते हैं उनमें कंडक्टिविटी बैड। ये आपने जरूर सुना होगा। ठीक है, तो कंडक्टिविटी भी आपको समझ में आ जाएगी, इसका मतलब है फ्लो होने देना, यानी कि टू लेट द फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। इन अ वायर, वायर के अंदर करंट को फ्लो होने देना ही कंडक्टिविटी होती है। और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? टू रेजिस्ट, यानी कि रोकना, या स्टॉप। स्टॉप तो नहीं कहोगे, मतलब एक तरीके से रजिस्ट ही कह सकते हो आप इसे, कि थोड़ा कम करना। स्टॉप तो बिल्कुल ही खत्म कर देना होता है। टू रजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर, फ्लो ऑफ करंट इन अ वायर। तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की समझ में आ चुकी है। अब आपका लास्ट टॉपिक बचा है बट नॉट द लीस्ट, जो कि है अब हम रेजिस्टेंस को थोड़ा पैरेलल और सीरीज में लगाएंगे। बिल्कुल लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो जाएगा। अब हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे दो पार्ट में, एक बार लगाएंगे सीरीज में और अगली बार लगाएंगे पैरेलल में। देखो जब हम सीरीज में लगाते हैं तो कुछ इस तरीके से लगाते हैं। अब ये सर्किट होता है आपका, ठीक। सीरीज में लगाने का मतलब है आपने कई तरीके मतलब रेजिस्टेंस लगा दिए अलग अलग वैल्यूज के, या एक सी की वैल्यूज के भी हो सकते हैं वो, R1 R2 R3, ठीक है। इनकी सेम वैल्यूज भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। और उनको आपने इस तरीके से लगाया है कि अगर बैटरी से करंट कुछ निकला आई तो वो तीनों में सेम ही फ्लो होगा, यहां भी आई, यहां भी आई, यहां भी आई, और यहां से भी आई निकल के आएगा फिर, ठीक। तो यहां पे जो आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि ओवरऑल आर कितना है, ओवरऑल कितना होगा। मान लो आपने 5 रोटी से दी, 2 रोटी से दी, 3 रोटी से दी, तो 5 और 2 7 और 3 10, यानी ओवरऑल अपने सर्किट को 10 रोटी दी। ऐसी रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर एक बार आर इक्विवेलेंट आ गया तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, V इज इक्वल टू आई आर, जहां आर क्या होगा इक्विवेलेंट वाला, आई दे या तो आई दिया होगा और V दिया होगा, आर इक्विवेलेंट पूछ लेंगे, या R1 R2 R3 की वैल्यू दे दी होगी, वहां से आप आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो V और I में से कुछ दिया होगा, इसका वोल्टेज होगा, V और I में से दिया होगा, वहां से आप निकाल सकते हो। पहली चीज, इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। दूसरी चीज आप ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें जो V1 यानी कोई भी वोल्टेज होगा वो इसका अलग होगा। कैसे सर, बताता हूं, एक एग्जांपल ही दे देता हूं। मान लो टोटल वोल्टेज कितने 100 वोल्ट है, ठीक, और यहां पे R1 की वैल्यू 2, ये है 3 और ये 5। R1 की वैल्यू है 2 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम और R3 की वैल्यू है 5 ओम। तो यहां से आप R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? देखो मैं बता चुका हूं, किसी भी सर्किट में अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनको सम कर दो, सम कर दो, 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना आ गया 10 ओम। यानी कि आपका इस सर्किट का ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है ना वो 10 ओम का होने वाला है। तो R की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाओ, V इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। V कितना दे रखा है 100 वोल्ट, I आपको निकालना है करंट, और R इक्विवेलेंट कितना है 10, तो यहां से काट दोगे आप I की वैल्यू जाएगी 10 एम्पियर। यानी कि सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है 10 एम्पियर का। फिर से समझ लीजिएगा, वोल्ट दिया हुआ है, R इक्विवेलेंट आप निकाल लोगे R1 R2 R3 को प्लस करके, प्लस क्यों किया क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं, करंट सेम फ्लो हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा सीरीज में है। R इक्विवेलेंट निकालने के बाद ओम्स का लॉ लगा देना, V इज इक्वल टू आई आर, वहां से I निकल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वो पूछ सकता है कि ये बताओ पहले वाले रेजिस्टेंस में कितना
वोल्टेज है, तो वोल्टेज V1 हो जाएगा। आई तो सेम है तीनों में, R1 आई कितना आया 10, रेजिस्टेंस कितना 2 का, आ गया आंसर 20 वोल्ट। समझ में आ गई होगी आई थिंक। ऐसे ही आप V2 निकाल सकते हो, I इंटू R2 यानी 10 इंटू 3 30 का आ गया। ऐसे ही आप I3 निकाल सकते हो, सॉरी V3 10 इंटू 5 यानी 50 का वोल्टेज का इसमें है, तो यानी 20 30 50। सिंपल था। चलो पैरेलल वाला थोड़ा सा हार्ड है, उसको मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए।